अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मुबशर अहमद है और आप शायद ये देख के हैरान हो रहे हों कि मैं इस काले से डब्बे के अंदर बैठा हुआ क्या कर रहा हूँ। ये काला सा जो डब्बा है ये एक ख़ास किस्म का टेंट है जो मुझे हवा से बचाने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। बेसिकली मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हुआ हूँ कि मैं मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपके लिए शायद हैरानी की बात हो कि मैं मछली कैसे पकड़ूंगा, पानी तो नज़र आ नहीं रहा कहीं पे, और अगर मैं पानी के ऊपर बैठा हुआ हूँ तो कैसे बैठा हुआ हूँ। तो बेसिकली जब मैं मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ इसको आइस फिशिंग कहते हैं। आइस फिशिंग कनाडा के मगरबी और शुमाल मगरबी इलाकों में एक बहुत मकबूल खेल है। उसकी वजह यह है कि कनाडा के अक्सर इलाकों में चूंकि सर्दी ज़्यादा होती है और बाज़ इलाकों में सर्दी का मौसम 8 माह तक चलता है, और उस 8 से 6 माह तक जो है आमतौर पे झीलें और दरिया वगैरह जो है बिल्कुल जमे रहते हैं। अब इस मौसम में आप बहुत ज़्यादा बाहर की एक्टिविटीज़ तो कर नहीं सकते, लेकिन कनेडियंस ने लहू को गर्म रखने का एक बहाना ढूंढा हुआ है और उससे मिलती जुलती मुख्तलिफ चीज़ें जैसे आइस स्केटिंग हो गई, स्कीइंग हो गई, और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो करते रहते हैं। आपने हमारी चंद एक पहली डॉक्यूमेंट्रीज में जब मैं देखा होगा कि कैसे लोग एडमिंटन में स्की वगैरह के लिए जाते हैं, और उसके अलावा पिछले साल आपने हंटिंग की एक डॉक्यूमेंट्री में हमारी देखा होगा कि किस तरह सर्दी के मौसम में लोग हंटिंग के लिए जाते हैं। इसी तरह से आइस फिशिंग जो है उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के कायदा जवाबत हैं जिनका हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए बहुत सारी हिफाजती तदाबीर भी हमें इख्तियार करनी पड़ती हैं। उसकी वजह यह है कि जो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ ये एक झील है जो इस वक्त जमी हुई है। यहाँ पे बर्फ़ की मोटाई जो है तकरीबन 2.5 से 3 फुट के करीब है, और हम अपने ट्रकों और गाड़ियों वगैरह के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और ये टेंट लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं ताकि ये टेंट हमें हवा से बचा सके और हम जो है शदीद सर्दी जो है हम बर्दाश्त कर सकें। लेकिन ये बर्फ़ जो है ज़ाहिर है बर्फ़ है, टूट भी सकती है और क्रैक भी हो सकती है, उससे हमारा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस काम के लिए बहुत सारी हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करना भी बहुत ज़रूरी है। और आइस फिशिंग के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बाज़ औक़ात दूसरी फिशिंग से कुछ मुख्तलिफ भी होते हैं। तो बहरहाल इस प्रोग्राम में हम आपको हर किस्म की मालूमात मुहैया करेंगे कि आइस फिशिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या हिफाजती तदाबीर की ज़रूरत होती है, और आपके पास अपनी हिफाजत के लिए क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। और हमारे साथ रहिए, देखते रहिए और प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ होइए। आइस फिशिंग चूँकि एक बड़ी स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट है और इसके लिए आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है क्योंकि आप हर वक्त एक पानी की बॉडी के ऊपर मौजूद हैं, और ज़रा सी बेहतियाती जो है वो आपको पानी के अंदर भी गिरा सकती है जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। हर साल शुमाली अमेरिका में तकरीबन 3 से 4 मौतें हर महीने आइस फिशिंग की वजह से होती हैं, आइस फिशिंग के दौरान होती हैं। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस से काम लें और जिन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है अगर आप वो इख्तियार करते रहें तो आपको इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसकी स्पेशलाइज़ हैसियत की वजह से बेहतर होगा कि अगर पहली मर्तबा आप किसी ऐसे बंदे के साथ आइस फिशिंग के लिए जाएं जो इसका तजर्बा रखता हो और जो इन सारे ख़तरात से आगाह हो, ताकि वो आपको ना सिर्फ ये कि बता सके बल्कि आपको उन ख़तरात से बचा भी सके। इसलिए हम यहाँ पे रहीम ख्वाजा साहब के साथ आए हैं। रहीम ख्वाजा साहब तकरीबन 22 साल के अरसे से आइस फिशिंग और मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िशिंग कर रहे हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि हम कहाँ पे मौजूद हैं और इसके अलावा क्या-क्या चीज़ें हैं जिनकी हमें एहतियात की ज़रूरत होती है। तो रहीम साहब शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का यहाँ पे बहुत। कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप लोग यहाँ पे आइस फिशिंग के लिए आए हैं। ये इतना इस तरह का स्पोर्ट्स है कि आप इसमें हुकअप हो जाएं तो आप और किसी चीज़ को छोड़ेंगे भी नहीं। तो रहीम साहब हम यहाँ पे किस जगह पे मौजूद हैं इस ये वक़्त? इस लेक का नाम है वाबोमन लेक, और ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये सिबा बीच के नाम से कहलाती है। तो यहाँ पे इस वक़्त हम चूँकि बर्फ़ के ऊपर हैं, हमें पता नहीं कि आपके ख़्याल में आप चूँकि पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे पानी की गहराई तकरीबन कितनी होगी? जहाँ हम खड़े हैं तकरीबन ये जगह जो है तकरीबन 10 से 15 फीट डीप है। थोड़ा आगे चले जाएं उस तरह ये बढ़ती जाएगी। तो रहीम साहब आपने गर्मियों में के मौसम में भी फ़िशिंग की है, आपने सर्दियों में भी की है, आपने समुद्र में जाके भी की है, आपने दरियाओं में भी की है, आप मुझे पता है हर साल ब्रिटिश कोलंबिया भी जाते हैं फ़िशिंग के लिए। आइस फ़िशिंग का दूसरी फ़िशिंग से क्या किस किस्म के इक्विपमेंट की आपको ज़रूरत है? क्या क्या फ़र्क है इन सब में? जो आइस फिशिंग है ये मोर एडवांटेज इस तरह मिलता है कि आप लोग टेंट के अंदर बैठ के फिश को देख भी सकते हैं, किस तरह आ रही है, किस तरह जा रही है, किस तरह ये उसको लेती है, सारा कुछ है। समर वाली जो है वो आप डिफरेंट है इससे, इसमें ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि आप उसको देख सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे सर्दी बहुत है, तो उस सर्दी से बचने के लिए आपको खास किस्म के इक्विपमेंट की ज़रूरत है। सर्दी के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आपको शूज़ चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, आपको काफ़ी लेयर्स चाहिए, क्योंकि वेदर का यहाँ पे कोई पता नहीं होता 1 घंटे के बाद क्या हो जाए। तो उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आपने शूज़ बड़े स्पेशलाइज पहने हुए हैं, जो ये कितने टेम्परेचर तक के लिए आपको ये सर्दी से बचाएंगे। ये शूज़ मैंने लिए हुए हैं, -40 तक ये होल्ड रखते हैं, पाँव ठंडे नहीं होते। हमने काफ़ी दफ़ा इनको यूज़ किया हुआ -35 तक। उसके अलावा ये वाटर प्रूफ भी हैं, क्योंकि हाँ जी, वाटर प्रूफ भी हैं, पानी भी आ जाए पानी भी पाँव के अंदर नहीं जाता, प्लस ये आपके पाँव गीले भी नहीं रखते। तो चूंकि मौसम का कुछ पता नहीं होता और मौसम किसी वक्त भी ठंडा और गर्म हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आपने मुख्तलिफ लेयर्स पहनी हुई हों। जैसे आज आप देख रहे हैं कि मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है और दर्जा हरारत सिर्फ तकरीबन -3 या -4 के करीब है। तो इसलिए अगर गर्मी होती जाए तो आप लेयर्स उतारते जाएं, अगर सर्दी होती जाए जैसे सुबह के वक्त और शाम के वक्त मौसम निस्बतन ठंडा होता है, तो आप उसके ऊपर लेयर्स अपनी पहनते जाएँ। तो रहीम साहब, सबसे पहले अब हम जगह तो हमने चूज़ कर ली कि हम इस जगह के ऊपर आइस फिशिंग करने वाले हैं, तो अब उसके बाद हमें सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले हमने जो है ना सुराख निकालने हैं, जितने भी ज़्यादा निकाल के उसके बाद हमने लाइनें गिरानी शुरू करनी है बीच में। उसके बाद आराम से बैठ जाएं। तो ये फ़िशिंग जो है बेसिकली आपका एक बड़ा रिलैक्सेशन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बड़ी जो है वो सुकून का भी मौका मुहैया करती है। बहुत करती है। आप जब कहीं भी बाहर जाएं आपको रिलैक्स करती है। काम के बाद आप फ्री हो जाते हैं, माइंड फ्री होते हैं। जब यहाँ आते हैं माइंड में सिर्फ एक चीज़ होती है, हमने मछलियाँ पकड़नी है। ठीक है। तो इस जगह पे कोई ख़ास किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे हर जगह पे हम मछली पकड़ के घर ले जा सकते हैं, या हर लेक की हर जगह की एक अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी उसके कानून हैं, या यहाँ पे हम मछली पकड़ के ले जा सकेंगे या नहीं? नहीं, यहाँ पे इनका कानून है, क्योंकि इन्होंने बैन की हुई है। यहाँ से मछली जो भी पकड़ेंगे आपको पकड़ के छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो 10 पाउंड की हो, चाहे 20 पाउंड की हो, चाहे 1 पाउंड की हो। आप इस यहाँ से एक भी मछली निकाल के नहीं ले जा सकते। तो कनाडा में हर सूबे में मुख्तलिफ किस्म के दफातर मौजूद हैं जो इस किस्म के कामों की देखभाल करते हैं। अल्बर्टा में इसका नाम फ़िश एंड वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी है, जो इस सारे प्रोसेस के लिए कवानीन वगैरह बनाती है। तो आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए। हम आपको उसके मतलब मज़ीद मालूमात मुहैया करेंगे कि इक्विपमेंट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सुराख कैसे करने हैं। बर्फ़ में हर जगह पे आप जाके सुराख नहीं कर सकते, उसके लिए भी मेरे ख़्याल हमें कुछ एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। हाँ जी। तो वो हमारे साथ रही, तो हम आपको ये सारी जो मालूमात है मुहैया करते रहेंगे। तो चलें, मेरे ख़्याल है जाके सुराख करें और मछलियाँ निकालनी शुरू करें। ओके, इंशाल्लाह ताला। ठीक है। जब आप होल कर रहे हों तो ख्याल रहे कि इतना बड़ा ना हो कि अंदर गिरने का ख़तरा हो। उसके अलावा इंतज़ामिया की जानिब से लगे हुए साइन बोर्ड ज़रूर चेक करें कि बर्फ़ की मोटाई मुनासिब है या नहीं। अगर ताज़ा बर्फ़ ज़्यादा पड़ी हुई हो तो मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि बर्फ़ इंसुलेटर का काम करती है। उसकी वजह से पानी नीचे से बर्फ़ को कमज़ोर कर सकता है। जब आप ये काम कर रहे हों तो अपने बाजुओं या कलाइयों के साथ स्क्रू ड्राइवर की तरह की कोई चीज़ ज़रूर बांध लें, ताकि अगर बर्फ़ टूट जाए या किसी और तरह आप अंदर गिर जाएं तो ऐसी नुकीली चीज़ बर्फ़ में फंसा कर आप बाहर आ सकें, क्योंकि उसके बगैर फिसलन की वजह से आपका बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन होगा। और अपने पास सीटी एक ज़रूर रखें, विसल, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए तो आप सीटी बजा के करीब के लोगों को ख़बरदार कर सकें। ये ज़रूर ध्यान में रखें कि किसी भी किस्म के रिएक्शन के लिए आपके पास सिर्फ 3 से 5 मिनट का वक्त है, क्योंकि मौसम की मुनासबत से इस दौरान हाइपोथर्मिया और फास्ट फाइट होना बहुत हद तक मुमकिन है। ये आपका शाफ्ट जो है इसका ये तकरीबन 2 फुट से ज़्यादा है। बिल्कुल 2 फुट ज़्यादा। तो जब हमने इसको पूरा अंदर कर लिया तो उसके बाद वहाँ से पानी निकला। इसका मतलब है कि जब पानी निकलना शुरू हो जाए तो हमें इसको बाहर खींच लेना था। बाहर खींच लेना 2-3 दफ़ा ऊपर नीचे करके कि अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो अब हमें इसमें से पहले ये ऊपर से क्लियर करेंगे। अच्छा, ऊपर से क्लियर करने के बाद एक और चीज़ लेके आ रहा हूँ मैं, वो अच्छा, उसके साथ से अंदर से आइस निकालनी है। अच्छा, आइस निकालनी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उनका फ्रीज होने शुरू हो जाएगी दोबारा, अलाइव हो जाएगी।
तो इन ये हमने जो अभी सुराख इतने सारे निकाले हैं, अब आप मुझे कह रहे हैं कि इसमें से मैं आइस भी निकालूं, और ये मतलब घर से कढ़ाई वाला चिमटा उठा के ले आए हैं, तो इसको इसमें जो आइस है, ठीक है, इसके अंदर गिरी है, ये सारी निकालने के क्या 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 मकसद है इसका? पानी तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। मकसद ये है कि आइस क्लियर नहीं है, नज़र भी नहीं आता अंदर, प्लस अगर आप लाइन डालेंगे तो लाइन फ्रीज होगी। और जो सुराख है वो मस्ट है पूरा क्लीन हो, उसके अंदर कोई आइस चंक ना हो, क्योंकि जितने भी आइस चंक होंगे वो लाइन को ऊपर से फ्रीज करते हैं। क्या होता है कई दफ़ा एकदम अगर कोई चीज़ ज़ोर से झटका लगाए तो वहाँ से टूटने का डर होता है। लेकिन लाइन इतनी कमज़ोर होती है कि वो एक झटके से टूट जाए? लाइन कमज़ोर तो नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है फ़िश कितनी बड़ी है। अगर ज़्यादा बड़ी है तो उसकी फोर्स भी ज़्यादा होगी। पानी में जब उसको कांटा चुभना है तो उसने पूरी स्पीड से भागना है। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि टूटने का डर भी होता है। प्लस ये क्लीन करने का ये भी मकसद है कि आपको अंदर होल के नज़र भी आए अच्छी तरह, कि आप अंदर देख सकते हैं। जब आपने मछली निकालनी है तो आपको वो जब ऊपर आएगी, सुराख से नीचे ऊपर लाने के लिए आपको उसको सुराख में से लाना पड़ेगा, उसका मुंह बाहर। अच्छा। बेसिकली इसलिए ये क्लीन करते हैं। क्लीन का वो भी है कि जब आप अंदर टेंट के अंदर बैठ के देखते हैं तो आपको नीचे पूरा क्लियर नज़र आता है। ठीक है। कि ज़मीन भी आएगी, कोई फिश मूव अराउंड करेगी वो भी नज़र आएगी, इसलिए ये क्लीन करते हैं। क्लीन जो है, आज तो चलो टेम्परेचर कम है तो मे बी फ्रीज़ नहीं होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये आइस जो है 1 मिनट के बाद दोबारा फ्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। दोबारा फ्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो आप जो कहते हैं कि आपको इसके अंदर बैठ के देखना है, तो हाँ क्या देखेंगे आप? इसकी डेप्थ को डेप्थ तो हमें पता है कि 2.5 फुट से ज़्यादा है। हाँ जी, डेप्थ जो है ना, ज़मीन देखनी है, क्योंकि जब हमने हुक डालनी है तो वो ज़मीन से 1 फुट उठानी पड़ती है। अच्छा। उसके बाद उसको वहीं लॉक कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि पानी कितना गहरा है यहाँ पे, हाँ जमीन से कितनी दूर है, हाँ तो जी, आप हुक उतनी ही नीचे करेंगे। हाँ तो जी। इसमें आपको नीचे नजर आएगा, क्योंकि नीचे तो बिल्कुल अंधेरा है सारा। नहीं नज़र आएगा, जब लाइट कम होगी तो नीचे, क्योंकि पानी इतना सर्दियों में इतना क्लियर हो जाता है कि इसमें कोई डस्ट कोई चीज़ नहीं है। जस्ट आइस की जिस तरह ऊपर वाइट आइस है, नीचे भी उस तरह वाइट है। इसकी अच्छा। ग्राउंड आपको नज़र आ जाएगी, अनलेस के 20 फुट से ज़्यादा हो फिर ग्राउंड नज़र नहीं आएगी। तो इस वक्त हम तकरीबन मेरे ख्याल 10-12 फुट के ऊपर हैं आ, पानी की। नहीं, ये 15 से 20 फुट होगी। मुझे मुझे अभी बता दूंगा मैं कितने हैं जब हम हुक डालेंगे बीच में। तो ये 15 से 20 फुट की लगता गहराई होगी यहाँ पे। लेकिन यही वो थोड़ा आगे चले जाएं और ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना गहरा पानी होगा हमें फ़ायदा नहीं वहाँ बैठने के लिए। दूसरी चीज़ मुझे बताएं कि आपने यहाँ पे अभी जो सुराख किए हैं, इस दायरे में आपने यहाँ पे 6 सुराख करवाए हैं, ये सुराख दायरे में करवाने की क्या वजह है? इसलिए करवाए हैं कि अगर मछली इस साइड से आ रही है तो उसको पकड़ लेगी, अगर इधर से आ रही है इस वाले को पकड़ लेगी, अगर मछली इस साइड से आ रही है तो वो इस साइड से उसको पकड़ लेगी। इसलिए ये मैंने एंगल टाइप का एक दायरा बनाया है और एक मिडल में लगाई है कि अगर वो मिस कर जाए तो मिडल वाली पे आके पकड़ ले। ठीक है। तो रहीम साहब, ये जो आप हुक लेके आए, इसके 3 हेड हैं, तो यहाँ पे कौन सी मछली का हम शिकार करने लगे हैं जिसके लिए हमें 3 हेड वाली हुक चाहिए? ये 3 वाली जो है ये ऑल अराउंड काम करती है। ये इससे ये फ़ायदा है कि अगर एक साइड से न लगेगी तो दूसरी साइड से लग जाएगी। मोस्टली जो आइस फिशिंग पे यही 3 हुक वाली करते हैं। इसके लिए पाई के लिए, नॉर्दर्न पाई के लिए, कैट फिश के लिए, और उसका जो है वालाई पिकरल के लिए। ये क्योंकि हमने ये छोड़ देनी होती है पानी में, इसके साथ हमने और कोई प्ले कुछ नहीं करना। कैच एंड रिलीज के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। हर लेक के ऊपर आप पकड़ के घर नहीं लेके जा सकते मछली। हाँ जी, ठीक है। जहाँ पे हम आए हुए हैं ये कैच एंड रिलीज है। ठीक है। यहाँ पे हम पकड़ के वापस पानी में छोड़नी तो अब आप इसके साथ क्या करने लगे नोज प्लायर के ये साथ? नोज प्लायर लिया है क्योंकि यहाँ कनाडा का लॉ है कि आपको जो बार बैन है इनके जो हैं ये जो है ये आपको पिंच करने पड़ते हैं। अगर आप पिंच नहीं करें तो बहुत हैवी फाइन है। इतना हैवी फाइन है कि ये आपकी जो गाड़ी लेके आए हुए हैं, सारी कुछ जो भी प्रॉपर्टी आप यहाँ लेके आए हैं वो सीज कर सकते हैं। अच्छा। वो इंस्पेक्टर के ऊपर है कि वो छोड़ दे, नहीं छोड़ता वो आपको टिकट दे के कहेगा कोर्ट में आ जाओ। अच्छा। तो ये मस्ट है कि ये सारा पिंच हो। देखिए, मुझे ये चीज़ की समझ में नहीं आई कि इतना बड़ा हुक हम मछली को खाने के लिए दे रहे हैं, तो ये एक छोटा सा जो इसका वो सिरा निकला हुआ है उसको पिंच करना लाजमी है, क्या वजह है? इसलिए कि कई दफ़ा क्या होता है कि ये लाइन टूट जाए या हुक टूट जाए मछली के मुंह के अंदर, तो ये इससे निकलने के चांसेस बाहर ज़्यादा है कि ये हुक बाहर आ जाएगी। अच्छा। अगर ये नहीं करेंगे तो ये कभी भी बाहर नहीं उससे आएगी। उससे क्या होगा, जो मछली मरेगी वो भी, और उससे जो बड़े वाली उसको खाएगी वो भी साथ मर जाएगी। अच्छा।
क्योंकि ये हुक जो है ये कभी भी अंदर उनसे अगर नहीं पिंच हुई तो मतलब मुंह से ये बाहर नहीं इस आएगी, तरह से फंस जाती है कि ये हुक को बाहर नहीं निकलने नहीं देती। निकलने देगी। तो ठीक इसलिए है। इन्होंने ला बना दिया है, क्योंकि बहुत सारे गर्मियों में बर्ड्स भी मरते हैं, क्योंकि वो जब ऊपर मछली आती है मार के तो कई दफ़ा उनके वो अंदर उनको हुक खाते होती हैं है, तो खाते हैं, वो भी स्वालो कर जाते हैं। ठीक है, ठीक इसलिए है। उन्होंने पूरे कनाडा में ला कर दिया है कि ये जो है ये मस्ट बी ऑफ। इसी तरह ठीक है, ये तो अब हम इसको लगा के तो इसको इसमें ये जो हम मछली है इसको हम इस तरह लगाएंगे। अच्छा, ये अब एक आप असली मछली लेके हाँ आए हैं बिल्कुल साथ असली, में जो फ्रोजन थी और आपने इसको डिफ्रॉस्ट किया है। हाँ जी। ठीक है। इसको यहाँ से सीधा निकालेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये अभी भी थोड़ी फ्रोजन है, ठीक तो है। ये इसके अंदर चलेगी ये। इसके बाद तो जो आपने बेसिकली उसको उसके अंदर प्रो दिया है और हाँ उसको जी, प्रोने के बाद अब इसको ये आप लाइन के साथ हाँ जी, लगाएंगे। ये सीधी रहेगी तो उसको एग्जैक्टली लगेगी कि सही फिश खड़ी है। ठीक है। जो जो पाइक है जो कभी भी पीछे से नहीं आके पकड़ती, अच्छा। ऑलवेज फ्रंट पे आएगी, क्योंकि मुंह से पकड़ेगी। जब मुंह से पकड़ती है तो वो इतना ज़्यादा मुंह खोल लेती है कि ये पूरी की पूरी अंदर चले जानी है। अच्छा। तो जब उसने पूरी की पूरी अंदर लेके जानी है उसके बाद उसने डन हो जाना है। इज़ नो वे के कोई उसके चांस नहीं है कि उसके मुंह से ये निकल जाए, ठीक क्योंकि है। अगर कोशिश करेगी इस साइड लग जाएगी, अगर उधर से निकालेगी मतलब तो इस तीन साइड। हुक्स हैं तो कोई ना कोई जरूर उसके हाँ मुंह में जी, फंस फंस जाएगी। जाएगी, हाँ जी। ठीक है। तो इसको फिर इस तरह लगा के ठीक है। आपने इसको फिर बंद कर देना है, इसको लॉक ठीक कर है। देना है, क्योंकि अदरवाइज ये खुल जाएगा। ये जो लाइन है ये इतनी बारीक है, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है ये 30 से 40 पाउंड की फ़िश जो है ना इसको ब्रेक नहीं कर सकती। अच्छा। इजी है, ये उसको निकाल के बाहर ले आएगी। लाइन के बारे में हम आपसे फिर सवाल करेंगे किस किस्म की इस्तेमाल करनी चाहिए, तो वो फिर आप हमें बताइएगा। इसको आपने तो इस तरह इस बीच में डालना है। ठीक है। उसके बाद तो आपने मैं देख रहा हूँ कि ये मछली उसमें चूंकि ये मरी हुई है इसलिए इसमें जा रही है, डूबती फिर जा रही आपने है। इस तरह लेट के इसको देखना है, क्योंकि आपने देखना है कि ज़मीन पे ये मुझे नज़र आ रहा है सारा कुछ। अगर आप भी मुबशर साहब नीचे आएंगे तो आपको नज़र आएगी कि ये कहाँ तक जा रही है, क्योंकि लाइट सन ब्लैक होगा तो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। ये अभी जा रही है, ये अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे पानी जो है ना ये पानी अब कम है, यहाँ पे पानी तकरीबन होगा मेरे में भी 8-10 फीट होगा। तो हमें थोड़ा सा लगता है और डीप में जाना पड़ना है, क्योंकि बहरहाल यहाँ पे देखते हैं 1-2 घंटे के बाद अगर नहीं होगा तो विल गो इन डीपर वाटर। तो इसको मैंने ज़मीन से तकरीबन ये 1 फीट उठा लिया है। तो ये मैंने पकड़ लिया है। अब इसको हम बंद करेंगे। मुबश्शिर साहब इसको आप रोल अप करेंगे इधर से। हाँ जी, रोल करें लेते आए पास, लेते आए ये चीज़ डेप्थ से। हाँ जी, ये होगी लाख। इसको हमने ये डाल दिया यहाँ पे, इसको हमने इसको मूव नहीं होने दिया। इसका जो काम है ये जो इसको यहाँ लाख रखती है, इसको खोलने नहीं देती। अब जब फिश इसको बाइट करेगी इनको वापस इसने पाप हो जाना है। तो अच्छा, मैं यही आपसे सवाल करने वाला था कि आमतौर पे जो हम मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो एक वो रॉड के साथ हमने लाइन लगाई होती है, उसके आगे हुक्स लगाई होती हैं। तो यहाँ पे हम रॉड इस्तेमाल नहीं कर रहे, यहाँ पे हम ये एक डिफरेंट किस्म की चीज़ यूज़ कर रहे हैं। आइस फिशिंग के लिए सिर्फ ये यूज़ होती है या रॉड भी यूज़ होता है? दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं, डिपेंड करता है। जो राड है वो आप उससे भी ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन राड के साथ जो है कि ज़्यादा मोस्टली ये पर्च के लिए, वाइट फिश के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से इस ख़ास किस्म की इक्विपमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम आम जो है वो जो हम रॉड और डोरी वगैरह यूज़ करते हैं हम वो चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे। इसके साथ एक झंडा लगा हुआ है और इस झंडे के साथ वो नीचे डोरी बंधी हुई है और ये ऊपर एक लॉक लगा हुआ है। जो ही मछली इसको मुंह मारेगी तो यहाँ से ये झंडा जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। झंडा जो ही ऊपर आएगा हमें पता चल जाएगा कि मछली लग गई है और फिर हम उसको मछली के साथ उसको खेलते हुए उसको आराम से हम इस सुराख के रास्ते जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। ये एक मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक है, लेकिन इसके लिए पानी तकरीबन 15 से 20 फुट गहरा होना जो है वो ज़रूरी है। रहीम साहब ने जो चेक किया पता चला कि पानी तकरीबन 10 फुट के करीब गहराई है यहाँ पे, 10 से थोड़ा सा कम है। तो हम इंशाल्लाह कुछ देर थोड़ी यहाँ पे ट्राई करेंगे। अगर हमें यहाँ पे मछली ना मिली तो हम थोड़ा सा मज़ीद गहरे पानी की तरफ जाएंगे। ये बहुत बड़ी लेक है और इसमें जो हम आगे जाते जाएंगे पानी की गहराई जो है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन मुख्तलिफ किस्म की मछली के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म की गहराई पर जाना पड़ता है। तो देखते हैं क्या होता है। उतनी देर में हम और अपने जो रॉड्स इक्विपमेंट वगैरह है वो सेटअप करते हैं। तो साथ रहिए हमारे। ये फ्लैग आ गया, फ्लैग खड़ा हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे कोई मछली लग गई हुई है। लग गई है, ये आपने इस तरह हुक कर ली है, इसको आप खींच के लेके आ रहे हैं, बाहर लेके आ रहे हैं, पास आ रही
लेकिन आगे अगर आप इसको ज्यादा खींचेंगे तो निकल नहीं जाएगी आपके हाथ नहीं से? निकल नहीं जाएगी, ये आप हाथ लाओ। सुराख के पास आ गई, इसमें से बाहर निकाल ले। आप ऊपर से मुंह आ जाएगा तो ये भी लेकिन जब तक ये सीधा नहीं आएगी तब तक ये मछली बाहर बाहर नहीं निकलेगी, सुराख में से उसका सर तो बाहर यहाँ होना पे के साथ चाहिए। खेल रहे हैं, ये तार को खींच हाँ रही है, जी, तो तार अगर को ये आप जोर से खींचेंगे तो निकल नहीं जाएगी इसमें से? नहीं, क्योंकि वो तीन वाली हुक है, उसके मुंह पे दूसरी साइड से निकलेगी, दूसरी साइड से लग तो ये जाएगी। आपका जितना जोर लग रहा है, ये क्या महसूस हो रहा है, कितनी बड़ी मछली ये है इसमें? तकरीबन 5-6-7 पाउंड की लग रही है, शायद ज़्यादा हो इसमें, क्योंकि ये अब अभी थोड़ी सी रुकी है तो मैंने खुद इसको तो छोड़ा ये है। हो सकता है कि वहाँ पे नीचे होल के साथ ऐसे अड़ गई हो? पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये नीचे आ गई, साइड पे मुझे इसको नज़र आ रहा है, टेल नज़र आ रही है, लेकिन सर नज़र नहीं आ रहा है। सर आएगा तो मैं इसको बाहर निकाल लूँगा। इसका मुंह निकालने के लिए Nice. हुक लेके आओ। तो जो मुंह खोलने वाला ना वो लेके आओ, इसका मुंह खोले। ये वही कौन सी मछली है? नॉर्दर्न पाइक है, नॉर्दर्न पाइक। ये मेल है। फीमेल की जो है ना बैली ज़रा बड़ी होती है, अच्छा, तो ये छोटी है। फीमेल ज़्यादा साइज़ में बड़ी हो जाती है, उसको मस्की भी कहते हैं और पाइक भी, नॉर्दर्न पाइक भी कहते हैं। ठीक है। तो ये उसका मेल है। तो ये आप इसमें से कांटा निकालने लगे हैं? और दूसरा भी लेके आओ। हाँ जी, कांटा निकालने लगा हूँ, लेकिन दूसरा भी चाहिए वो। क्योंकि हमने इसको छोड़ देना है, हमने इसको रखना नहीं है। हाँ जी, इसको कैच एंड रिलीज़ है। यहाँ इस लेक पे है ही कैच एंड रिलीज़, आप पकड़ के कुछ नहीं ले जा सकते, इसको वापस पानी में डालना पड़ेगा। ठीक है। और तो ये जो मछली हमने बेट के तौर पर गई थी, ये पूरी इसके मुंह में फंसी हुई है? पूरी अंदर गई हुई है। ठीक है। तो ये कितनी देर तक हम इसको पानी से बाहर रख सकते हैं? बाई ला तो इसको राइड वे छोड़ना है। अगर जिस तरह आप मूवी बना रहे हैं तो हम इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका मुंह जो है इसके साथ डाल के इसका मुंह खोलना है, क्योंकि इसके दांत बहुत तेज़ होते हैं। अच्छा। इसके दांत इतने तेज़ हैं कि अगर आपका हाथ अंदर चला जाए तो ये आपको बीमार भी कर देती है। अच्छा। इसके साथ निकाल के इसको हुक को इस तरह पकड़ के तो इसको आराम से निकाल लें बाहर। ये बाहर निकाल ली है। तकरीबन ये 5-6 पाउंड की होगी, 6 पाउंड तक होगी, 5-6 पाउंड तक, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस लेक में इससे बड़ी बड़ी भी हैं, 15 से 20 पाउंड तक भी हैं, 20 से 25 पाउंड तक की भी पकड़ी हुई है हमने विंटर में। अच्छा, तो ये तो मछली हमने पकड़ लिया, अब हम इसको, आपने इसको रिलीज कर दिया कांटा इसमें से, अब हम इसको वापस छोड़ देंगे पानी में। हाँ जी, तो वापस राइट डाल देते हैं पानी में, या इसको पहले थोड़ी देर पहले कुछ करना पड़ता है? बस थोड़ा सा मुंह इसका पानी में डाल दें थोड़ी देर के लिए। आप इसको वेट करें, अभी ये खुद ही थोड़ा सा मूव करेगी। मूव करने के बाद ये नीचे, आपको पूरा नीचे तक डालना पड़ेगा, क्योंकि ये होल के ऊपर ना रह जाए। तो इसको आप रिलीज करने लगे हैं, ये जा रही है अंदर। मैं जब इस काले टेंट के अंदर पहले बैठा हुआ था तो मुझे लग रहा था कि ये काला टेंट सिर्फ एक आम सा काला टेंट है जो मुझे सिर्फ हवा से बचाएगा। लेकिन इसको देखने से और बात करने से रहीम साहब ने बताया कि इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो ये है कि जब हम इसके अंदर जाके इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर लेते हैं तो टेंट के अंदर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, लेकिन रोशनी जो है वो बाहर की साइड से फिर भी आ रही है, और ख़ास तौर पे बर्फ़ से रिफ्लेक्ट होके, और वो बर्फ़ के नीचे भी जो रोशनी की किरणें जा रही हैं उनकी वजह से जब हम अंदर अंधेरे से रोशनी उसको देखते हैं बर्फ़ को, तो बर्फ़ हमें नीचे तक ग्लो होती हुई महसूस होती है, और उसमें अंदर अंधेरे में हम नीचे झील की तह तक अगर कोई मछली भी तैर रही है तो हम उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि ये सीन हम कैमरे में भी कैप्चर कर सकें, लेकिन बाद वक़्त मुश्किल होता है इस किस्म की चीज़ों को कैमरे में दिखाना, लेकिन हम कोशिश करते हैं। तो चले आइए देखते हैं कि अंदर सुराख में से नीचे बर्फ़ के नीचे की दुनिया कैसी नज़र आती है। तो इस वक्त यहाँ पे मैं अंदर जब हम देख रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ से जो बर्फ़ के अंदर से हमें रोशनी आती हुई महसूस हो रही है। ये रोशनी असल में बाहर की तरफ से आ रही है, लेकिन इस रोशनी की वजह से अंदर ये होल जो है ये पूरा ग्लो हो रहा है, और इसके ग्लो के साथ हमें नीचे तह तक हर चीज़ जो है साफ़ नज़र आ रही है। अगर यहाँ से कोई मछली गुजर रही होगी तो हमें वो भी नज़र आएगी। अब नंगी आँख से देखने से हमें नीचे तक वो जो हुक हमने डाला है वाइट फ़िश के लिए वो तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन कैमरे के लिए शायद इसको कैप्चर करना मुश्किल हो, लेकिन एक इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है जो हम देख सकते हैं, जैसे बर्फ़ में मुख्तलिफ़ रंगों की रोशनियाँ जो हैं वो गुजर रही हैं। ये बड़ी आई है, दिस इज द बिगर वन। ये आपने इसका हुक जो है वो निकाल दिया अब।
तो ये कितना वेट होगा इसका तकरीबन? इसको मैं पकड़ के देखता हूँ, ये तकरीबन उससे बड़ी है, पहले वाली से बड़ी है। ये कम से कम 8 पाउंड 10 पाउंड के पास होगी, 8 to 10 पाउंड। और अगर यही फीमेल होती तो ये इस साइज़ में 15 इस पाउंड पे चली जाती हैं। यहाँ का कहने का मकसद है जो फीमेल मछली हैं वो मोटी होती हैं। बड़ी है। हाँ। ठीक है। तो ये आपको कंटिन्यूसली जो है वो ट्राई करनी पड़ती है, और ख़ास तौर पे जब आप आइस फिशिंग कर रहे हैं तो आपको बार बार इनके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। अगर कि हमारे पास ये रॉड जो हैं ये फ्लैग वाले हैं, और जब भी मछली लगेगी तो वो फ्लैग खड़ा हो जाएगा, लेकिन बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि मछली पूरी तरह से बेट को काटती नहीं है, उसको मुंह में रख के बैठी रहती है। तो उस सूरत में आप अगर फ्लैग को हिलाएंगे तो वो उसको काटने की कोशिश करेगी, तो उस सूरत में आपको मछली लगने का जो है वो चांस है। और भी इनके काफ़ी हैं, जिस तरह के आप वैसे भी पकड़ के रखें हाथ में, अगर आपको थोड़ी सी भी महसूस होगा कि चीज़ ने पकड़ के खींचा, आप उसको हुक करके पुल करके हुक कर लें। ठीक है। तो शाम को ये मोस्टली ये क्या करती हैं कि मछली जो हमने जो बेट लगाया होता है उसको मुंह में डाल के सिर्फ सक करती हैं, और अगर आपने उसको थोड़ा सा मूव किया तो फिर भागती हैं, उसके साथ ही आप उसको हुक कर लें। ठीक है। लेकिन ये आपके पास एक ही चांस होता है उसको हुक करने का, अगर एक आप उसको उस वक्त अगर आपने मिस कर दिया तो फिर वो दोबारा आपके हाथ वो वाली मछली शायद ना आए दोबारा। नहीं आएगी, वो निकल जाएगी फ़ौरन, क्योंकि ये मुंह मुंह से जो है ना हुक स्पिट कर लेती हैं। और ये वही वाली हुक है जो अभी पहले एक मछली ने जिसको आधा काट के छोड़ दिया था। ये वही वाली हुक है, हाँ जी। ठीक है। तो अब आप इसको वापस पानी में डाल देंगे? इसको हम पानी में वापस छोड़ देंगे इसको। आई थिंक ये 8-10 पाउंड तक है, आई थिंक 10 पाउंड की होगी। ठीक है। तो इसको वही टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको पानी में रखेंगे, पानी में इसको मुंह पहले डालना है। ये ले। चलेगी आप नीचे। तो जब आप आइस फिशिंग के लिए आएँ तो वक्त गुजारी के लिए आप और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनमें आप हिस्सा ले सकते हैं। जैसे हमने आपको पहले दिखाया कि बच्चे आइस हॉकी खेल रहे थे। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी जो यहाँ पे अक्सर कनेडियन बच्चे भी और बड़े भी और बूढ़े भी करते हैं, वो स्लेडिंग की एक्टिविटी है, जिसमें आम तौर पे ये होता है कि किसी ऊंची जगह से वो स्लेड करते हुए यानी घिसटते हुए बर्फ़ के ऊपर स्लिप होते हुए नीचे तक आते हैं। लेकिन अब जो कि हम एक फ्लैट लेक के ऊपर मौजूद हैं, तो उसका इंतज़ाम जो है वो ये है कि हम इस तरह से एक स्लेड में बच्चों को बिठाएंगे, और ये स्लेड जो है बेसिकली अच्छे खासे वेट को खींच सकता है। इसको हमने एक ट्रक के साथ बांधा हुआ है, और ट्रक अब जब चलेगा तो ये बच्चे उसके साथ घिसटते हुए जाएंगे और अपनी राइड को एंजॉय करेंगे। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है और बहुत इसको लोग एंजॉय करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपने हमारा ये प्रोग्राम आइस फिशिंग पसंद किया होगा। इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि हम आपको हर किस्म की मालूमात मुहैया करें जो आपको फ़िशिंग के लिए और उसके रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उसके लिए, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन सब के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए थी हमने आप तक वो मालूमात पहुंचाई हैं। उम्मीद है आपने इसे एंजॉय किया होगा। आप अगर दोबारा फ़िशिंग के लिए जाना चाहें तो सबसे पहले अपनी लोकल अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन हासिल करें कवानीन के मुतालिक, क़वाइद ज़वाबित के मुतालिक, और ये चीज़ ज़रूर देखें कि खिलाफ़ कानून कोई काम ना करें। और दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि अपने आप को महफूज रखें। अगर आप महफूज रहेंगे तो आप इसको एंजॉय भी करेंगे और आपके लिए ये एक्टिविटी जो है बहुत फ़ायदेमंद भी साबित होगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।